तो आज हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो अब हम लोग को पता है एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो एसेट्स के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन बनाते हैं, है ना। तो जब एसेट्स का वैल्यू रिडक्ट होता है ना, एसेट का वैल्यू रिडक्शन होता है, मतलब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है साल भर में। जो हर साल वैल्यू गिरता है उस वैल्यू रिडक्शन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब वैल्यू रिडक्शन क्यों होता है सर? वैल्यू रिडक्शन होता है कई कारणों से, जैसे कि सबसे पहला है वियर एंड टियर। सर वियर एंड टियर क्या होता है? वियर एंड टियर का मतलब है कि अब छोटे मोटे स्क्रैच लग जाना, है ना। या फिर अब हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास एक एसेट है, मान लो कार है मेरे पास। कार भी हमारे लिए एक एसेट होता है ना। तो अब कार में जो छोटे मोटे स्क्रैच आ जाते हैं, जो डेंट्स पड़ जाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स बोलते हैं। तो उससे क्या होता है? वैल्यू कम हो जाता है ना एसेट का। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम। अब सर गाड़ी भली नई कंडीशन में भी रखे रहेंगे, कुछ स्क्रैच नहीं आया रहेगा, फिर भी वो समय के साथ पुरानी हो जाती है ना गाड़ी। तो जितना टाइम पीरियड निकलते रहता है तो वो क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू गिरते रहता है ना। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस। अब सर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब सर अभी जो हम लोग, मेरे ये कार है मान लो ब्रेज़ा है, उसकी आज जो टेक्नोलॉजी है, अगर मैं 5 साल बाद अगर नई कार लूँगा तो क्या उसमें भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी रहेगी? क्या उसमें तो नई टेक्नोलॉजी आ गई रहेगी। तो टेक्नोलॉजी ओल्ड होता रहता है, इसलिए उसका वैल्यू भी गिरते रहता है। अब सर क्या सभी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? आप लोग बताओ मेरे को, क्या सब एसेट में डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं, सिर्फ उन एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, जिनका डिमांड ज़्यादा हो, जिनका डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो। समझे? डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा सर मतलब क्या? जैसे कार हो गया, कार का सप्लाई उसके डिमांड से ज़्यादा है ना। और किन चीज़ों में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? सर जिनका डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, है ना। अब वो चीज़ें कौन सी होती है? सर लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। इन सब का क्या है? इन सब का डिमांड तो बहुत है लेकिन इन सब की सप्लाई कम है, इसलिए ये दो चीज़ें डिप्रिशिएट होगी ही नहीं। क्योंकि अब लैंड तो सबको चाहिए भाई, अब लैंड का प्राइस तो कभी गिरेगा ही नहीं। तो लैंड एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, गोल्ड एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। क्योंकि इनका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन बाकी एसेट्स का डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो बाकी चीज़ें डिप्रिशिएट होंगी। अब सर कौन कौन सी चीज़ें डेप्रिशिएट होंगी? अब एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये एसेट है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कौन कौन से एसेट डेप्रिशिएट होंगे? 3 तरीके के एसेट डेप्रिशिएट होंगे। सबसे पहला टेंजिबल एसेट। सर टेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर होते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, बस सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे हवा को फील करते हैं ना वैसे, ठीक। और फिर आते हैं वेस्टिंग एसेट। अब आप मेरे को पूछोगे वेस्टिंग एसेट मतलब क्या होता है? तो वेस्टिंग एसेट मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक। अब जो इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर जो वैल्यू रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी वैल्यू रिडक्शन होता होगा तो उसको बोलेंगे हम एमोर्टाइजेशन। और वेस्टिंग एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो वैल्यू रिडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन।
तो अगर क्वेश्चन में बाय चांस आ गया कि एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन को डिफाइन करो, तो आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबके एक एग्जांपल बोल दो आप मेरे को। टेंजिबल एसेट में क्या आ जाएगा? प्लांट, मशीनरी, है ना, ये सब आ जाएंगे, जिस चीज़ हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आ जाएगा? इंटेंजिबल एसेट में आएगा हमारा पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब भी तो एसेट है हमारे लिए, है ना। और डिप्लीशन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस में कोल माइंस हो गया, ऑयल वेल्स हो गए, है ना। तो ये होता है। अब सर डेप्रिसिएशन तो हम लोग समझ गए बहुत अच्छी तरीके से कि क्या होता है, उस डेप्रिसिएशन क्यों होता है, कॉजेज़ भी पढ़ लिए हम लोग, कितने प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट, किन चीज़ों में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड एंड गोल्ड में, ये सब पढ़ लिया। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? तो डेप्रिसिएशन निकालने के तो वैसे तो कई तरीके दिए हैं हमारे बुक में, पर हम उसमें से सिर्फ 2 तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब सर वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब सर ये 2 मेथड क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब डेप्रिसिएशन को हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब सर जो दुकानदार है वो कौन सा मेथड यूज़ करता है? बोल रही है, ये कैसा सवाल है? दुकानदार क्यों? अब देखिए, कोई भी दुकानदार हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपना अकाउंट्स तो बनाता है ना, तो अकाउंट्स में वो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएगा ही ना अकाउंट। तो हर बिजनेसमैन अपने बुक में डेप्रिसिएशन बनाता है। तो सर वो कौन सा मेथड फॉलो करता होगा? स्ट्रेट लाइन या फिर WDV? तो नॉर्मली कोई भी दुकानदार ये वाला WDV मेथड फॉलो करता है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना क्या है, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। तो हम बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में 4 चीज़ें बनाना सीखेंगे, 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब सर कौन कौन से हैं वो 4 चीज़ें? सबसे पहले हम जानेंगे एसेट अकाउंट क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, है ना। फिर हम लोग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। लास्ट में एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आइए चलते हेडिंग लिख लेते हैं। तो हेडिंग सब लोग मेरे साथ देना, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँगा SLM। ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके। एक नाम है इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक पॉइंट याद रखो कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी सेम। इसका क्या मतलब है सर? अब देखो SLM मेथड का नाम देख लो आप, और क्या क्या नाम है? इक्वल इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन। इन सब का क्या मतलब होता है कि हर साल एक ही अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब इस साल अगर 5,000 लग रहा है तो हर साल 5,000 करके डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, तो एक पॉइंट क्या है? एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी सेम calculated on cost।
अब देखते हैं फॉर एग्जांपल कैमरा। कैमरा का एक एसेट है हमारे लिए, है ना। तो मान लो कैमरा है 1 लाख का, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि कैमरा पे डिप्रिसिएशन लगेगा हर साल 20% पर एनम। ठीक है, तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। तो ये 20,000 आपका क्या है? ये होता है आपका डिप्रिसिएशन। समझे? ठीक है। अब आओ मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से थोड़ा और आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक क्वेश्चन लिख लेंगे कि ए लिमिटेड कंपनी एक है, ए लिमिटेड कंपनी परचेज एन एसेट वर्थ कितना? 1 लाख का एसेट ली ए लिमिटेड कंपनी। ओके, कब ली थी? ऑन 1 अप्रैल 2022। depreciation will be charged at the rate 25% per annum। ओके, फिर हमको बोला है प्रिपेयर एसेट अकाउंट फॉर 3 years if year ends on 31st March 2023, considering SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, में बार बार नहीं बोलूँगा, SLM मतलब वो समझ लेना, एज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको फॉर्मेट बनाना सिखाता हूँ। तो आप लोग सब ये फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले ऊपर लिखो हेडिंग एसेट अकाउंट। अगर एसेट का नाम दिया रहेगा तो आप एसेट का नाम लिखेंगे एसेट अकाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है ए लिमिटेड कंपनी परचेज्ड एन एसेट 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022। तो पहले तो परचेज करते, तो कभी भी याद रखना परचेज करेंगे तो वो डेबिट साइड में आएगा, और एसेट का नेचर ही क्या होता है? डेबिट साइड में आया तो बढ़ता है, और क्रेडिट साइड में जाता है तो घटता है ना। अगर घटा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बढ़ा तो डेबिट साइड में करते हैं। तो सबसे पहले एसेट को हम परचेज करें तो क्या एंट्री लिखते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट लिखते हैं ना। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 2022 अप्रैल, फिर अप्रैल 1, ओके, टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ओके, ठीक, सही है। आगे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम। प्रिपेयर एसेट अकाउंट फॉर 3 years। 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 25%, और 1 साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च में, मतलब पूरा ईयर एंडिंग पे। तो सबसे पहले तो इधर कर देते, 1 साल कब ख़त्म होगा? 1 अप्रैल 2022 का 1 साल ख़त्म होगा 2023 मार्च 31। ओके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन लिखेंगे। सर डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट साइड में क्यों लिखे हम? अरे जाहिर सी बात है, डेप्रिसिएशन मतलब हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन हमसे पैसा जा रहा है ना, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो कम होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना? एट द रेट 25% पर एनम, 1 लाख का 25%, विच इज़ 25,000। ओके, ठीक है। और अब बैलेंस निकाल देंगे, तो मार्च 31 को ही हम लोग बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 1 लाख में से 25,000 गया तो कितना आएगा? 75,000। ओके, तो अब कर दो, आप टोटल कर दो। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब फिर ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस में आ जाएगा, विच इज 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, है या नहीं? पढ़े थे ना कितना? 75,000। और अब इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 2024 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 75,000 का। और स्ट्रीट लाइन मेथड में करने बोले तो स्ट्रीट लाइन मेथड में जो पहले साल जितना डेप्रिसिएशन लगा था हर साल उतना ही लगेगा। मीन्स यहाँ भी 25,000 लिखेंगे हम। फिर बैलेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50,000। ओके,
75,000 ओके ठीक है, सही है। अब फिर 3 साल का बोला है ना, तो तीसरे साल का कर देंगे 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 50,000 है ना। 2025 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन यहाँ भी 25,000 और बैलेंस करे तो कितना आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये भी 25, तो टोटल हो गया 50 तो हम लोगों ने निकाल दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोगों ने 3 साल का निकाल दिया है। अब आगे और करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो 3 साल का बोला था तो हमने 3 साल का निकाल दिया है डेप्रिसिएशन। और इसके आगे भी प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन के आगे के भी प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि एसेट को बेचना रहता है, वो सब रहता है। वो सब हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इतना कर लेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हर एक चीज़ को जल्दी नहीं सीखेंगे। तो अब इसका नोट बना लो और नोट में लिखो कि इफ़ क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। अब तक तो क्वेश्चन में दे रहा था कि आपको कितना % का निकालना है, लेकिन अगर ये नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करोगे। तो सबसे पहले हम लोग का एक फॉर्मूला लिखो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब सर ये कॉस्ट क्या होगा, जो भी सामान बनने का खर्चा रहेगा इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। सर इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, अभी आपको कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि उसको कॉस्ट आया था 90,000 और क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि इंक्लूडिंग इन एक्सपेंस ऑफ 10,000, तो टोटल 1,00,000 रुपीज़ का कॉस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट कभी भी देखोगे तो एक्सपेंसेस भी देखना पड़ेगा, ठीक। और स्क्रैप वैल्यू क्या रहता है, स्क्रैप वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में देगा। स्क्रैप वैल्यू मतलब कूड़ादान का रहेगा, कूड़े में बेचने का सामान रहेगा, ठीक है। अब बाय वर्किंग लाइफ, ठीक। अब क्वेश्चन यहीं का देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन। अब इसी का क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या दिया है, कॉस्ट दिया है 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 दिया है। स्क्रैप वैल्यू तो दिया नहीं है तो हम ज़ीरो ले लेंगे। वर्किंग लाइफ कितना दिया है, 3 साल यूज़ करेंगे, है ना। 3 साल का डेप्रिसिएशन बनाना है और हम लोग 4 साल यूज़ करें, मतलब उसको टोटल मिलाकर, तो 4/1,00,000 कितना है 25,000। हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना निकला था 25,000 निकला था, है ना। और एक है, आप एक और एक चीज़ सीख लो, वो होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इंटू 100। अब सर इसका कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन कितना दिया है यहाँ पर, हमारा डेप्रिसिएशन आया था 25,000, है ना। 25,000 लिख दिए, 25,000 बाय कॉस्ट कितना है 1,00,000 इंटू 100। अब इसको करो आप लोग, सॉल्व करो तो ये आएगा 25। अब आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, एट द रेट 25% था, ये लो आपका 25% आ गया। तो ऐसा होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।